टीवी 27 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक द्विवेदी। आज बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बजट 2024 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। थोड़ी देर बाद ही देश का बजट पेश किया जाएगा। सभी देशवासियों की निगाहें बजट से ठीक पहले लगी हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार छठवीं बार बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह छठा बजट है। इस वर्ष लोकसभा चुनाव होने के कारण यह बजट अंतरिम होगा। अंतरिम बजट होने के बाद भी इससे काफी उम्मीदें जताई जा रही हैं। जिस वर्ष भी चुनाव होते हैं उस साल की सरकार को ओर से अंतरिम बजट पेश किया जाता है। चुनाव के बाद नई सरकार पूर्ण बजट पेश करती है, जिसे आम बजट भी कहते हैं। राजेश जी, मैं अनिल जी से सवाल करूंगा। अनिल जैन जी, हमारी आवाज आ रही है आपको? अनिल जैन जी, उद्योग जगत के दिग्गजों से लेकर आम आदमी तक सबकी निगाहें आज के बजट पर टिकी हुई हैं। सबको लगता है कि आज कुछ मिल सकता है, और सबसे ज्यादा वेतनभोगी करदाता जो उनका आयकर स्लैब में बदलाव, उनको सबसे बड़ी उम्मीद उनकी टिकी हुई है। आज क्या मिलने जा रहा है? ये तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये वोट ऑन अकाउंट है, और वोट ऑन अकाउंट हो या ना हो, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर या उनकी जो मिनिस्ट्री है, ब्यूरोक्रेट से वो क्या जैसे आप कहा, वेतन क्लास जो है वो एक मिडिल क्लास, और तरफ ध्यान देने की बहुत जरूरत। कहीं ना कहीं उनको देना पड़ेगा, उनको अभी ज्यादा टैक्स जो है वो हमारा सैलरी क्लास दे रहा है, क्योंकि उसको टैक्स जाने का कोई तरीका है ही। बिजनेस क्लास को फिर भी टैक्स क्या लेता है ना। तो ये नॉर्थ ब्लॉक के बाहर के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ये वहां पर फोटो सेशन है। जी अनिल जी, कंटिन्यू। मैं ये कह रहा था कि जो सैलरीड क्लास है, इसकी तरफ ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे ज्यादा जो ईमानदारी से जो टैक्स देता है वो हमारा सैलरीड क्लास देता है, और वो हमारा मिडिल क्लास है, वो हमारा कंज्यूमर क्लास है। अगर सैलरीड क्लास जो एक बहुत बड़ा सेक्टर, जैसे हमारा जीडीपी जो है, जीडीपी का 50% जो आता है सर्विस सेक्टर से आता है, और सर्विस सेक्टर से सैलरी क्लास भी आता है। तो यहाँ से इनको अगर आप तो आज हमारा भी और बढ़ सकता है। अगर एक्सपेंडिचर कैपेसिटी जो है वो बढ़ाई जाए, इनकी सेविंग्स बढ़ाई जाए, तो सैलरीड क्लास को अगर टैक्स में रिलीफ दी जाए, उनको कोई ऐसा इंसेंटिव दिया जाए, जैसे एक एपीसी का डिडक्शन होता है, वो ज्यादा सेविंग करें। सालों से एपीसी के अंदर 1.5 लाख रुपए की लिमिट लगाई गई है। आज से 7-8 साल पहले ये 1.5 लाख रुपए की लिमिट लगी थी, आज भी ये 1.5 लाख रुपए की लिमिट लगी हुई है। मुझे लगता है कि 1.5 लाख से कम ये लिमिट को बढ़ा के 4 से 5 लाख रुपए करना जरूरी है। ये देश के लिए भी जरूरी है, और सैलरी क्लास को टैक्स से रिलीफ देने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली इससे काइंड ऑफ ए सोशल सिक्योरिटी तैयार होती है। अगर मिडिल क्लास अगर एपीसी के थ्रू सेविंग कर रहा है, तो अपने लिए, बुढ़ापे के लिए, अपने आगे के टाइम के लिए सोशल सिक्योरिटी का प्रबंध कर रहा है। तो पता नहीं मेरे को गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान क्यों नहीं देती। एपीसी के डिडक्शन को ही कम से कम आप बढ़ा के 1.5 लाख से 5 लाख कर दीजिए, तो पूरे आज जो सैलरी है वो बढ़ गई है, पर सेविंग की लिमिट आज भी आपने 1.5 लाख रुपए रखी है। आज सॉफ्टवेयर के लोगों को 1-1 करोड़ रुपए की सैलरी मिल रही है, पर उनके पास सेविंग का कोई आप इंसेंटिव देने वाला कोई तरीका नहीं है। दे आर कंपेयर्ड टू इन्वेस्ट इन मार्केट। अनिल जी, आपको रोकना चाहूंगा। ये जो दृश्य हम लोग देख रहे हैं, ये नॉर्थ ब्लॉक के बाहर का है। जैसा कि अभी हम लोगों ने जिक्र भी किया था, ये नॉर्थ ब्लॉक के बाहर निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री, और उनके साथ दाहिनी ओर पंकज चौधरी जो वित्त राज्य मंत्री हैं वो खड़े हुए हैं, और इसके अलावा वित्त मंत्रालय के सारे बड़े अधिकारी मौजूद हैं। वित्त सचिव, वित्त ज्वाइंट सेक्रेटरी फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो तमाम सारे अधिकारी जिनकी मेहनत और प्रयासों से ये बजट तैयार होता है, वो सारे लोग अभी स्क्रीन में आप देख सकते हैं। निर्मला सीतारमण जी बजट दिखाते हुए, और उनके दाहिनी ओर पंकज चौधरी जी ये खड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, हमारी आवाज आ रही है आपको?
देवेंद्र जी, देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं। देवेंद्र जी, ये चुनावी वर्ष है और बीजेपी को बहुत सारी चीजें जनता को देनी भी है, इसका भी ख्याल रखना है कि राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण भी रहे। ऐसे में कितनी चुनौती है इस अंतरिम बजट में केंद्र सरकार की ओर से, निर्मला सीतारमण जी की ओर से? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो अप्रैल, मई और जून का महीना होता है वो लेबर के लिए बहुत अच्छा होता है। चाहे मनरेगा की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात करें, चाहे सड़क की बात करें, तो मैक्सिमम लेबर इस समय काम करती हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जुलाई के बाद बरसात भी लग जाएगी, इसलिए इस महीने सबसे ज्यादा बजट मनरेगा को लगता है। मनरेगा मैक्सिमम अपना बजट इसमें खर्च करती है। प्रधानमंत्री आवास के सबसे ज्यादा काम इसी में होते हैं, रोड के भी सबसे ज्यादा काम इसी में होते हैं। अब मैं आपको एक आंकड़े बताना चाहता हूँ कि जीएसटी में 2080 में 0.9 लाख करोड़ रुपए सरकार को मिला था, 23 में 1.5 लाख करोड़ रुपए सरकार को मिला था, लेकिन 24 में पहली तिमाही में 1.7 लाख करोड़ रुपए सरकार को मिल चुका है। ये लोग महंगाई और बेरोजगारी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बोल रहे कि पर कैपिटल इनकम भी बढ़ रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास में 80,000 करोड़ रुपए खर्च किया है। जल जीवन मिशन में आज देखिए हर घर में नल लग रहा है, उसमें 60,000 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किया है। इसके बाद आप देखिए मनरेगा में जो रोजगार मिला है लोगों को। कल एक हमारे प्रोफेसर साहब दिल्ली में मैं देख रहा था, दिल्ली के टीवी में वो बता रहे थे कि मनरेगा में लोगों ने 100 दिन का काम नहीं कर रहे। लोगों के पास काम है। आप देखिए 70,000 स्टार्टअप आज भारत के अंदर काम कर रही है, उसमें काम कर रहा है, युवा तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री सड़क में आप देखिए 7,47,780 किलोमीटर की सड़क बनी है, 1,77,000 सड़क बनी है जिसमें लोगों को काम मिला है। ये केवल सड़क नहीं बनी है, सड़क बनने से उस क्षेत्र का तेजी से विकास होता है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट आता है, वहाँ टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, वहाँ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, आंकड़ा बताना चाहूंगा, डिजिटल लेन देन के तहत 2021-22 में 48 मिलियन का हमको फायदा हुआ है। स्टार्टअप में आप देखिए 674 जिलों में 57 क्षेत्रों को 99.371 स्टार्टअप ने युवाओं को रोजगार दिया है। देवेंद्र जी अभी हम आपके साथ कंटिन्यू रहेंगे। सीएम अपने साहब से एक सवाल ले लेते हैं। अंतरिम बजट होने के कारण इसमें बड़े नीतिगत बदलाव तो हो नहीं सकते हैं, लेकिन उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में कैसे मैनेज किया जाएगा इस बजट में कि जनता भी खुश रहे और अंतरिम बजट हमारा पेश भी हो जाए? सीएम पपने साहब, चूंकि आप पत्रकार हैं, आपको बेहतर ढंग से बता सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से भी आपने कहा है, बहुत सटीक आपने सवाल किया है एक्चुअली देश की अपने अर्थव्यवस्था के लिए, पूरी बजट कामों के लिए। दरअसल जिस तरीके से हम एक अवलोकन करते हैं, जिस तरह से हमने देखा भी है, अपना सीतारमण जी ने पहले ही अपना घोषणा कर दी थी कि इस अंतरिम बजट से ज्यादा उम्मीदें न रखी जाए। की बात यह है तो वहां पर क्या वो उन शब्दों पे कायम रहेंगी या जिस तरीके से अभी यहाँ पर जिस तरीके से अपना उम्मीदें की जा रही है जनमानस के द्वारा, या जो हमारे जो वक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर ये सवाल मुख्य खड़ा होता है। एक्चुअली बात यह है, ठीक अंतरिम बजट है, हमें बहुत अच्छे अभी यहाँ पर आंकड़े भी पेश किए जा रहे थे। अपना हमारा सौभाग्य है एक्चुअली सीतारमण जी पहला अंतरिम बजट यहाँ पर अपना पेश कर रही है, ये उनका छठा अपना बजट है एक्चुअली। तो अगर हम एक आंकड़ों का अगर हम देखते हैं कि देखिए 1971 में जिस तरीके से अपना श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए अपना वित्त मंत्री थी, तो उन्होंने अपना अंतरिम बजट पेश किया था। और आज तक के आंकड़ों के हिसाब से अगर हम अपना धरातल पर जाके देखते हैं, तो मैं समझता हूं कि 15वां अंतरिम बजट है। और पहले के बजटों में जिस तरीके से अंतरिम बजटों में अपना जो घोषणाएं की गई थी, तो उसको अंतरिम तौर पर ही अपना रखा गया था कि जिससे सरकार के खर्चे चल सके। एक्चुअली बात यह है, लेकिन 2019 में हमने देखा था जब अंतरिम बजट अपना पेश किया गया था, तो उसमें कुछ ऐसी घोषणाएं कर दी गई थी कि जिससे कि अपना अर्थव्यवस्था के अंदर थोड़ा अप एंड डाउन अपना रहा है। बात तो यहाँ पर आज ये अपना सीतारमण जी किस तरीके से अपना घोषणा करती है अपना पार्लियामेंट के अंदर, तो ये एक अपना देखने वाली दिलचस्प एक अपना बातचीत होगी। लेकिन उम्मीदें यह की जा रही है कि जिस तरह भी आपने सुबह में देख रहा था कि अंकित मिश्रा जी यहाँ पर अपने आंकड़े पेश कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अपना गैस सिलेंडरों के अंदर पैसा बढ़ा दिया गया है आज।
तो है क्या कि जिस तरीके से सरकार टाइम टू टाइम अपना जो है अपना कुछ कुछ करते रहती है, अपना जो है ऊपर नीचे अपना जाते रहते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों के आप देख लीजिए कि क्या भाव इस वक्त है। एक्चुअली बात यह है, हमारे अन्य देखिए आटा दाल चावल पे अपना किस तरह का टैक्स लग रहा है। यहां तक कि जो सांस्कृतिक गतिविधियां हमारे देश के अंदर चलती है, उसमें जो थिएटर में सभागारों में जाते तो 18% का जीएसटी उनसे लिया जाता है, मैक्सिमम 28 का चल रहा है। एक्चुअली बात यह है, तो यानी कि हर जगह पर जिस तरह जीएसटी कलेक्शन की बात की जा रही है कि इस वक्त हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, सब कुछ कर दिया है। एक्चुअली बात यह है, तो दरअसल यहां पर भी क्योंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर जिस तरीके से पर लगाए गए हैं और जिस तरह हमारे एफडी है, जो कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो अन्य लोग हैं, जिस तरह आपका सेविंग करते हैं, उसमें देखिए नीचे करीब 5.5% का अपना जो है अपना इंटरेस्ट आ गया था। लेकिन इस बीच में ये चुनाव नजदीक आ रहे तो थोड़ा बढ़ा दिया गया कि 7.5% तक उसको ले गए। बात है सेविंग अकाउंट पर जो 3.5 आप ले आए थे, जबकि मनमोहन सिंह जी के टाइम पे करीब 5.5 के करीब होता था। बात यह है तो यहां पर जो है किस तरीके से आज निर्मला सीतारमण जी इस पूरी गतिविधि को अपना देखते हुए अपना पूरा जो है कायम रहती है अपने शब्द पर जो उन्होंने कुछ दिन पहले अपने आगे कहे थे, या उसमें कुछ परिवर्तन करती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्रालय से निकल गई हैं। अभी हम लोगों ने वो दृश्य देखा, निकलकर वो राष्ट्रपति भवन भी पहुंच भी गई हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के साथ यूनियन बजट के बारे में बातचीत होगी, जानकारी देंगी। हर साल बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री की तरफ से राष्ट्रपति को यूनियन बजट के बारे में जानकारी दी जाती है। ये प्रक्रिया हम लोगों ने पहले भी अपने दर्शकों को बताई और इस दौरान जब वो निकली हैं उनके साथ हम लोगों ने देखा कि उनके साथ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद थे, वो भी, और इसके अलावा वित्त मंत्रालय के सारे बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने लाल बही खाते को हम लोगों ने उनको देखा, लाल बही खाते के साथ ब्लू साड़ी में आज वो खुद भी हैं। वित्त मंत्रालय से निकलकर प्रेसिडेंट हाउस पहुंचने के बाद अब वो थोड़ी देर बाद लगभग 10:15 बजे के बाद वो लोकसभा की तरफ निकलेंगी और 10:15 बजे के आसपास कैबिनेट की बैठक होगी। ये प्रक्रिया है, हम सबको पता है। 10:15 बजे कैबिनेट बैठक में ये बजट पास कराया जाएगा और उसके बाद फिर लोकसभा में 11 बजे ये बजट भाषण हम लोग सुनेंगे और इस दौरान इससे पहले हम लोग लगातार अपडेट रहेंगे। राजेश जी, एक सवाल आपसे ले लेते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इस बजट से किसानों को, युवाओं को, उद्यमियों को, महिलाओं को, सबको उम्मीद है कि चुनावी बजट है, अंतरिम बजट जरूर है लेकिन चुनावी वर्ष है तो बहुत सारी सबको उम्मीदें हैं। किसानों को भी उम्मीद है कि हो सकता है कि 6,000 जो उनको मिलता है सालाना वो बढ़ाकर 8,000 कर दिया जाए या 9,000 रुपये किया जाए। 2019 में किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी, उसके बाद से लगातार ये उम्मीद की जा रही कि बढ़ेगा। तो क्या आज कुछ ऐसा हो सकता है किसानों के लिए कुछ खुशखबरी मिल सकती है? देखिए, जो इशारे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, उसमें यह उम्मीद है कि शायद किसान सम्मान निधि की जो राशि है वो कुछ बढ़ाई जाएगी। ये उम्मीद की जा सकती है कि ये राशि बढ़ाई जाएगी। लेकिन हम एक बात और कहेंगे आलोक जी, हम रेलवे की बात नहीं कर रहे हैं। रेलवे जो कि भारत की लाइफ लाइन है और आज की जो स्थिति है रेलवे की, आप देख रहे हैं कि 12-12 घंटे, 15-15 घंटे ट्रेनें विलंब से चल रही हैं। मौसम कारण है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन ये हर साल होता है, साल दर साल होता चला आ रहा है। इसके बारे में सरकार किस दिशा में सोचेगी, क्या करेगी? हाई स्पीड की ट्रेनें लाने की बात की जा रही है जब से मोदी जी आए हैं तब से, और काम चल भी रहा है उस पर। लेकिन जो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है कि अगर आप 500-700 किलोमीटर दूर जा रहे हैं कहीं, यहाँ से लखनऊ, इलाहाबाद या बनारस जा रहे हैं आप, और आपकी ट्रेन 12-12 घंटे लेट चल रही है, तो इस पर भी थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए। रेलवे की स्थिति सुधारने की दिशा में भी सरकार को इस बजट में बिल्कुल अनिल जी आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। सरकार इस बजट पे, चूंकि अंतरिम बजट है, सरकार इस बजट पर किस तरीके से फोकस होगी? गरीब पर फोकस होगी या खर्च बचाने पर फोकस होगी? खर्च बचाएगी या लुटाएगी? तो पहली बात तो सरकार को चुनाव को ध्यान में रखना ही पड़ेगा, वो एक नेचुरल है जी। और जहां तक लुटाने का है तो अभी लुटाने का स्कोप नजर नहीं आता है। मैंने कहा फंड हमारे पास तो भी है और के लिए तो चाहिए वो नहीं, बार बार करना पड़ रहा है। तो जिन सेक्टर को उनको देना पड़ेगा। हमारे में ज्यादा
कॉन्स्टिट्यूट करते थे एग्रीकल्चर 54% करता है आज के हिंदुस्तान जीडीपी के अंदर। तो आज का एग्रीकल्चर तो होता है डायरेक्ट बेनिफिट देना और इसका इनडायरेक्ट, तो आज इनडायरेक्ट बेनिफिट की कहीं ज्यादा जरूरत है निष्पत्ति डायरेक्ट। जैसे फसल तैयार हो गई, किसान के पास फसल करने की कोई जगह, उसको पौने काम से अपनी फसल को बेचना पड़ता है और की जगह इंफ्रास्ट्रक्चर किसान के लिए जहाँ वो करता है वो अपनी फसल को स्टोर सके और किस समय पे फसल को बेचे, वो कहीं ज्यादा जरूरत है। वो क्या रहा है, पैदावार से हो रही है। आपने देखा होगा हर समय कभी टमाटर कभी प्याज एक पे 18 किलो और दिखते ही नहीं है, सड़कों पे तो दिखाते पंजाब सड़कों पे फेंक देते। किसान इतना फ्रस्ट्रेट क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर आज